गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबने शराब घोटाले के बारे में सुना होगा। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, अब काफी सारे सालों से 2-3 साल से न्यूज में काफी रहा। पिछले साल दिल्ली में चुनाव हुए, वहां पर भी इसकी बहुत ज्यादा बात हुई और इसमें ना लगभग 23 लोग इन्वॉल्व होने की बात यहां पे करी गई थी। काफी सारे लोग उनमें से जेल भी गए, इंक्लूडिंग दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी जेल जाना पड़ा। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये मुद्दा गया ना स्पेशल कोर्ट जो है दिल्ली में उसके सामने, तो यहां पर उन्होंने इन सभी 23 को यहां पे क्लियर कर दिया इस पर्टिकुलर केस में। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। एक्चुअली पॉइंट पता क्या था, बोला ऐसा गया था कि जो नई एक्साइज पॉलिसी उस टाइम की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लेकर आई थी ना, उसमें बहुत ज्यादा उसने किकबैक्स लिए। किकबैक्स का मतलब होता है कि मान लो किसी को जैसे शराब का ठेका दिलवा दिया, उसके बदले में उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, एक तरह के करप्शन की बात है ये। एंड सिमिलरली इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ दिल्ली के एक्सचेकर को, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। फिर साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट हो गया, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया। ये सारी चीजों के रिगार्डिंग अलग अलग केसेस यहाँ पे इनके ऊपर लगाने की बात थी। पर जब ये मुद्दा गया ना स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली के सामने, तो उसने यहाँ पर क्या कर दिया, उसने इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कहने का मतलब है, यहां पर कोर्ट ने बोला कि भाई इनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। यहां पर कोई एविडेंस ही नहीं है कि इनके ऊपर केस चलाया जा पाए, तो इनको बिल्कुल यहां पर डिस्चार्ज कर दिया गया सभी 23 लोगों को। अब काफी सारी न्यूज ऐसी रिपोर्ट कर रही है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल गलत है, कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। ध्यान से सुनना, फैसला पता क्या होता है, जब एक ट्रायल चलती है, पूरा का पूरा केस चलता है, उसके बाद वो किसी को निर्दोष बोलते हैं, ये होता है ट्रायल। इस वाले केस में ट्रायल हुआ ही नहीं। कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ एविडेंस है ही नहीं, कुछ तो बेसिक एविडेंस हो कि इनके ऊपर ट्रायल चले। यहाँ कुछ भी एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पर ट्रायल शुरू ही नहीं करना, इसीलिए डायरेक्टली इनको यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई केस यहाँ पे चला ही नहीं। इनफैक्ट कोर्ट ने तो बहुत ज्यादा सीबीआई को यहाँ पे सुनाया भी है। सीबीआई को ये बोला है कि भाई कुछ बेसिक एविडेंस तो आपके पास होना चाहिए, जो आप एविडेंस ला रहे हो वो बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई एविडेंस आप दे ही नहीं पा रहे हो। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो सीबीआई ने जो काम किया है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने जानबूझकर एक तरह से किसी को फ्रेम करने की कोशिश करी गई है। और इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी बोला कि जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियल्स जिन्होंने जानबूझकर इस तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, सो दैट कि किसी भी निर्दोष को जानबूझकर फंसाने की यहाँ पे कोशिश ना करे। तो सीबीआई के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, कहीं ना कहीं मेंशन यही है कि मिसयूज हुआ है यहाँ पर एजेंसीज का, ये सारी चीजें हैं। पर आपको अपने पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्चार्ज और ट्रायल का जो अंतर है, ये आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया भी है। दोस्तों, डेट है आज की 28 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें दोस्तों डिस्कस करना है ना, वो है न्यू जीडीपी सीरीज अपग्रेड्स FY26 ग्रोथ टू 7.6%। समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तो आप सबको पता होगा जीडीपी क्या होती है। इट इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। राइट, वो होता है आपका जीडीपी। अब जीडीपी में हम नॉमिनल जीडीपी भी निकालते हैं, हम रियल जीडीपी भी निकालते हैं, डेफिनेटली। अब जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक बेस ईयर के प्राइस यहाँ पे चाहिए होते हैं। अब बेस ईयर क्या होता है, देखो, एक हमें कोई यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होना, ताकि हम उस बेसिस पे देख पाए कि कितना ज्यादा हमने ग्रोथ किया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बेस ईयर चाहिए होता है। तो हमारी जो सरकार है, रेदर आई शुड से, जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो क्या करता है, समय समय के ऊपर अपने बेस ईयर को चेंज करता है, ताकि जो इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, वो सही ढंग से रिफ्लेक्ट हो पाए। पिछला बेस ईयर हमारे सामने था 2011-12, पर अब इसको कल चेंज कर दिया गया है। अब इसका नया बेस ईयर हो चुका है 2022-23। तो आप प्लीज अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा कि अब नया बेस ईयर यहाँ पे 2022-23 हो चुका है। सर, पहले भी ऐसी खबर आई थी। देखो, पहले बोला गया था कि हो जाएगा, अब फाइनली ये हो चुका है 2022-23 बेस ईयर जो नया चेंज होना था।
पहली बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया था ना, वो 1948-49 बेस ईयर के हिसाब से आया था, जो कि 1956 में हमने पब्लिश किया था। अब यहाँ पे 2026 में हम 2022-23 के बेस ईयर के बेसिस के ऊपर डेटा जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। बेस ईयर का रोल तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं आपको जीडीपी डिफ्लेटर अगर निकालना हो तो उसके लिए डेफिनेटली नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर वो होता है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन को हमें यहाँ पे दिखाता है कि कैसे प्राइजेस चेंज हुए हैं। अब पॉइंट आता है कि सर ये बेस ईयर चेंज करने की जरूरत क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, समय समय के ऊपर क्या हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर नहीं बदलता? बिल्कुल बदलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे अगर हम बात करें 2011-12 की, और अगर हम बात करें 2022-23 की, इनमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। कैसे बदलाव आ गए हैं? देखो यहाँ पर ना जीएसटी नहीं था, पर 2022-23 में जीएसटी है, ठीक है ना। पहले के टाइम के ऊपर जैसे आपके स्विगी हो गया, ओला हो गया, ये बहुत छोटे छोटे थे, जोमेटो हो गया, पर अब कंपैरेटिवली बहुत बड़े गए हैं। पहले के टाइम के ऊपर यहाँ पे स्टार्टअप्स की मात्रा ना के बराबर थी, अब तो 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला भी है। यूपीआई वगैरह नहीं था यहाँ पर, अब यूपीआई वगैरह भी है। और नए नए आपके जो सर्विसेज है ना, वो नई नई सर्विसेज ऐड होती जा रही हैं, कुछ डिजिटल सर्विसेज और ऐड ऑन हुई हैं। तो भाई क्या हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर काफी हद तक चेंज नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। हमारे कंजम्पशन पैटर्न बदल नहीं गए? नई नई इंडस्ट्रीज नहीं आ गई? दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं ना? तो हमें भी भाई अपने बेस ईयर को बदलना होगा, ताकि हम एक्चुअल में इन स्ट्रक्चरल चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर पाएं। नई नई इंडस्ट्री जैसे डिजिटल इकोनॉमी, इनको कैप्चर कर पाएं। नए डेटा सोर्स जैसे आपका जीएसटीएन, यूपीआई ट्रांजैक्शन, MCA21 जो डेटाबेस है, इनको हम यहाँ पे अपडेट करके और एक्यूरेट यहाँ पे अपने जीडीपी कैलकुलेशन को बना पाएं। दुनिया के अंदर अच्छी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस जैसे फॉर एग्जांपल यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसके हिसाब से अपने आप को भी जीडीपी कैलकुलेशन कर पाएं, और हमारी इकोनॉमी की एक अच्छी पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट हो। दैट इज आवर फोकस। इसीलिए हम यहाँ पे जीडीपी के जो बेस ईयर है उसको हमें अपडेट करना समय समय के ऊपर जरूरी होता है। देखो पहली बार जैसे जीडीपी का एस्टिमेशन जैसे हमने किया था, तो उस टाइम पहले बेस ईयर 1948-49 था, पर इस तरह से समय समय के ऊपर हमने अपडेट्स करते रहे हैं। और ये इस बार जो रिवाइज हुआ है ना बेस ईयर, ये 8वां बेस ईयर रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले 48-49 से चेंज करके 60-61 हुआ, फिर 70-71 हुआ, फिर 80-81 हुआ, ऐसे 93-94, 99, 2000, 2004-5, 2011-12। अब इस बार जो रिवीजन हुआ है 2011-12 से 2022-23 हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली हम पहले 10 साल बाद चेंज किया करते थे इस तरह से बेस ईयर, पर जो एनएसओ ने लेटेस्ट अभी हमें बोला है ना, वो ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि हर 5 साल बाद इसको चेंज करें। होता नहीं है वो 5 साल बाद, पर एक्सपेक्टेड ये है या आइडियल ये माना जाता है कि 5 साल के अंदर अगर आपका बेस ईयर चेंज हो जाए तो सबसे बढ़िया बात वही रहती है। अब इस बार का बेस ईयर चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका आप रीजन समझना। एक्चुअली पता क्या हुआ था, जब पिछली बार ना 2004-5 से बेस ईयर चेंज करके जब हमने 2011-12 चेंज किया था ना, तो इसमें बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज आई थी। कैसी कंट्रोवर्सीज? देखो एक तो पहली बात है ना, जब जब बेस ईयर चेंज होता है ना, तो बेस ईयर चेंज होने से आपका जो जीडीपी का आंकड़ा है वो बदल जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि जब आपने अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर दी, तो उससे आपके जीडीपी लेवल बदलेंगे। पिछले सालों की जो बेस ईयर सॉरी पिछले सालों के जो जीडीपी एस्टिमेट्स थे वो भी बदल जाएंगे। तो हुआ पता क्या था, जब पिछली बार इस तरह से बेस ईयर चेंज किया गया या और जीडीपी के मेथोडोलॉजी में कैलकुलेशन में चेंजेस किए गए, उससे सरकार के जीडीपी का आंकड़ा काफी ज्यादा दिखने लग गया। उससे पीछे वाली जो सरकार थी यूपीए की सरकार, उसका आंकड़ा कम दिखने लग गया। इनफैक्ट अरविंद सुब्रमण्यम जी ने तो ये भी बोला था कि भारत की जो जीडीपी है वो 2%, 2.5% शायद ओवरस्टेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर सरकार का जो डेटा आता था MCA21, उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिल रही थी। तब भी बहुत ज्यादा एलिगेशन उठे थे उसके रिगार्डिंग। हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तरफ शिफ्ट कर दिया था, जो अपना कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी थी। बाकी आज के समय और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसी क्रेडिबिलिटी कंसर्न्स दोबारा ना आए। और अब तो दुनिया जो है, दुनिया की अब तो भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से हमारे डेटा को देखा जाएगा कि क्या भारत सही डेटा दे रहा है, नहीं दे रहा है, राइट। एंड सही डेटा होना कहीं ना कहीं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, फिस्कल पॉलिसी के लिए और अलग अलग डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी जो इस बार जो फिर डेटा आया है ना, सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि 2025-26 ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है ना, पहले हम अनुमान लगा रहे थे कि इस साल हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 7.4% रहेगी। पर क्योंकि हमने बेस ईयर बदल दिया है ना, बेस ईयर बदलने की वजह से अब हमें ऐसा लग रहा है कि 7.6% यहाँ पे रहेगी। ये क्या है? सेकंड एडवांस एस्टिमेट। एक्चुअली पता क्या होता है, अभी 2025-26 जो साल है कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो हमने ना जनवरी के मंथ में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट दिया था कि क्या अनुमान है। अब फरवरी के मंथ में हमने सेकंड एडवांस एस्टिमेट यहाँ पे एक तरह से दिया है।
साथ ही साथ यहाँ पर जो आंकड़ा भी आया है तीसरे क्वार्टर का, जो हमारा अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है, उसमें भी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप इस तरह से नोटिस कर पाओगे कि हमारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नई सीरीज हम लेकर आए ना बेस ईयर चेंज करने की वजह से, उससे जो पुराने वाले जीडीपी डेटा था उसमें भी हमने रिवाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो ग्रोथ है 2023-24 की वो 7.2% कर दी गई है, ठीक है। 2024-25 की भी ऐसे ग्रोथ को रिवाइज किया गया है। तो सारा डेटा जो है ना पुराना भी चेंज होता है एंड उससे बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमने बेस ईयर की बात डिस्कस कर ली, स्टैटिक और करंट को हमने लिंक करते हुए। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर शिंगल्स डिजीज। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यार इस पर्टिकुलर पर्सन की जो बॉडी है ना उसके ऊपर छाले हो गए हैं, छाले फफोले जो भी आप इसको बोलते हो, बेसिकली आपके ब्लिस्टर्स हो गए हैं आपकी बॉडी के अंदर, और काफी ज्यादा फिर वो दर्द देते हैं, काफी ज्यादा मतलब रैशेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। इसको बोलते हैं शिंगल्स डिजीज। ये दरअसल में एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वारिसेला जोस्टर वायरस इसकी तरह यहाँ पे कॉज करी जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, ये वही वायरस है जिससे चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स आप सब लोग जानते होंगे, कई लोग उसको माता बोल देते हैं कि माता आ गई है, पर वो चिकन पॉक्स जो होता है जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं। अब ये जो चिकन पॉक्स वाला जो वायरस है ना, मान लो आप किसी बंदे को चिकन पॉक्स हुआ, ठीक है, वो ठीक हो गया, हफ्ते के बाद वो नॉर्मली वो ठीक हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो वायरस है ना वो आपके नर्व टिश्यूज में रहता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, पर वो आपके बॉडी में ही रहता है। आगे जाके 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के बाद हो सकता है वो आगे जाके रीएक्टिवेट हो जाए। अब वो रीएक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से आपकी शिंगल्स डिजीज को कॉज करेगा। अब भारत देश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिंगल डिजीज के जो केसेस है ना वो भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में और भी। पहली बात तो ये समझना कि जैसे चिकन पॉक्स एक इंसान से दूसरे में फैलता है ना, शिंगल डिजीज इस तरह से डायरेक्टली नहीं फैलता। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ये वायरस है, वो किसी ऐसे बंदे को यहाँ पे ये वायरस पहुंचा सकता है जिसको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। समझे मेरी बात को? मतलब अगर किसी सामने वाले बंदे को कभी चिकन पॉक्स हुआ था तो उसको नहीं फैलेगा, पर किसी बंदे को मान लो कभी नहीं फैला चिकन पॉक्स तो उसको फैल सकता है ये शिंगल्स डिजीज। ज्यादातर ये आपका एल्डरली लोगों में देखा जाता है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, जिनके जैसे HIV पेशेंट्स होंगे, कैंसर पेशेंट होंगे, या जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उनको हो सकता है। तो ऐसे केस में ना वैक्सीन बोला जाता है कि यार जो लोग 50 साल से ऊपर है ना उनको शिंगल्स वैक्सीन लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शिंग्रिक्स एक वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स भी आती हैं, वो सारी चीज़ें भी हेल्प कर देती हैं इसके अंदर। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो आपने सर्वे किया ना, उस सर्वे के अंदर 43% भारतीय पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि उन्होंने कहीं ना कहीं शिंगल्स यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा पेन उनको यहाँ पे होती है। प्लस एट द सेम टाइम जो 3 में से 1 लोग हैं उन्होंने बोला कि कहीं ना जो शिंगल्स की वजह से वो काम नहीं कर पाते ढंग से, या फिर उनको सोशल इवेंट अटेंड करने के अंदर काफ़ी दिक्कत आई है पास्ट के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जिनको डायबिटीज़ होता है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी शिंगल डिजीज के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने AI फॉर एग्री समिट 2026। देखो अभी अभी भारत ने क्या कंडक्ट करवाया, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। पर सिर्फ ये अपने आप में एक समिट नहीं था, इसके छोटे छोटे और अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट समिट जो हमें देखने को मिला वो है AI फॉर एग्री समिट 2026, जिसको कि हमने मुंबई में होल्ड किया। अब इसमें क्या हुआ, देखो एग्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर, तो AI का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस यहाँ पे दिया गया इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर समिट के अंदर। कहाँ पर हुआ, जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है आपका मुंबई के अंदर। तो महाराष्ट्र की सरकार ने और बाकी आपके जो और अलग अलग पार्टनरशिप थे उनके माध्यम से इसको यहाँ पे किया गया। अब इसमें ना बात पता क्या करेगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भारत में जैसे ना 14 करोड़ आपको किसान रफली देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा नंबर एग्जैक्ट तो नहीं है, ये लैंड होल्डिंग से हमने नंबर लिया है, बट लगभग 14 करोड़ हमारे पास किसान है। हम मानते हैं, ऐसा अनुमान है कि अगर एक किसान सही ढंग से AI को इस्तेमाल करेगा ना तो लगभग वो 5,000 रुपया यहाँ पे हर साल बचा सकता है। तो 14 करोड़ इंटू 5,000 करोगे ना वो आएगा 70,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि AI का इस्तेमाल करने से हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर लगभग 70,000 करोड़ रुपया ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात हुई एग्री परम की। ये एक AI मॉडल होगा जो कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होगा ताकि किसानों तक ये चीज पहुंच पाए। बाकी इस बार के बजट के अंदर
भारत विस्तार की भी बात हुई है, जो हमारे किसानों तक उनकी लैंग्वेजेस के अंदर प्रॉपर एडवाइजरीज यहाँ पे देगा, रियल टाइम बेसिस के ऊपर उनके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो इसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से हमने ये भी बोला है कि नई एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन आएगी ना, उसमें रोल किसका होगा, एआई का ही होगा। और बहुत सारे प्रपोजल्स भी यहाँ पे लाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एग्री एआई रिसर्च नेटवर्क, इसके अलावा एग्री डेटा कॉमन्स। एग्री डेटा कॉमन का मतलब यही है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पर अलग अलग जो भी डेटा है ना एग्रीकल्चर का, उसके लिए एक सिंगल रिपोजिटरी हो जाएगी। उससे आपके किसानों की डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल करें, कैसे हमारे छोटे किसानों को भी मदद मिले इस एआई के माध्यम से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी गई। और कैसे एआई स्टार्टअप्स या एआई सोल्यूशंस जो बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती हुई देखने को मिले। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर इंडियाज फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन। देखो, आप सब लोगों ने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना होगा। अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने चल रहा है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ये देखो ना, नीति आयोग का ही है। और इसमें ना अब क्या किया जा रहा है, अब हम स्टेट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम जो नीति आयोग अब चाहता है कि स्टेट सपोर्ट मिशन यहाँ पे चलें, जहां पर हम स्टेट्स को, यूटीज को मदद करें कि कैसे उनके स्टेट और यूटी के अंदर हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने वाला जो त्रिपुरा है ना, वो पहला स्टेट बन गया है भारत के अंदर जिसका खुद का डेडिकेटेड स्टेट इनोवेशन मिशन है। तो इसको यहाँ पे नीति आयोग ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया त्रिपुरा के अंदर। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया अंडर द त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं हमारे जो त्रिपुरा स्टेट है उसके अंदर यहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम ज़्यादा इंप्रूव होगा। और इसका फोकस किया जाएगा एग्रीकल्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। राइट, तो स्टार्ट त्रिपुरा से हुआ है, आगे हम और भी स्टेट्स में ऐसे ऐसे करते हर स्टेट का हम यहाँ पे स्टेट इनोवेशन मिशन जो है यहाँ पे सेटअप करते रहेंगे। तो इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स जो लॉन्च हुए वो है टी नेस्ट त्रिपुरा, नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम, इसको भी यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो ये चीजें हैं स्टेट इनोवेशन मिशन के रिगार्डिंग। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। देखो यार, ये टॉपिक ना हो सकता है प्रीलिम्स में आए, बट इसका यूटिलाइजेशन आप अपने मेंस के आंसर्स में भी डाल सकते हो। मेंस के आंसर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हेल्थ या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, वहां पर ये चीजें डाली जा सकती हैं। बेसिकली पता क्या हुआ है यहाँ पे, सेपियन लैब्स, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक माइंड हेल्थ कोशेंट, एक इंडेक्स डेवलप किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। अब इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी है यार कि क्या सिचुएशन चल रही है मेंटल वेलबींग की। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भारत का जो रैंक है ना वो 60th आया है ग्लोबली आउट ऑफ 84 कंट्रीज। तो भारत में जो युवा है ना उनकी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब कारण क्या है, देखो इसके पीछे के कारण देखो बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा कारण जो इन्होंने बताया है ना, मतलब दो तीन मेजर कारण इन्होंने बताए हैं। पहला है न्यूरोटॉक्सिन्स बढ़ना। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को दिक्कत दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें। अब हो पता क्या रहा है, हम खा रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इवन आपके जो बच्चे होते हैं ना, जो बेबी फूड्स होते हैं, उनमें भी आजकल जो बेबी फूड्स आते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक एडिटिव्स होते हैं। उनके प्रेजेंस की वजह से भी बच्चों के अंदर क्या होता है, उनके नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड आगे जाके उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती। और बाकी देखो, एक तो चीज़ आपको पता ही है, आजकल हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का एक जड़ जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। अब आजकल बच्चे भी हमेशा मोबाइल फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी से सारी चीज़ें वही हो रही हैं। पेरेंट्स के साथ उनकी बातचीत होती ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने आप में बिजी हैं। तो इससे भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ढंग से नहीं हो पाता। एंड दैट इज़ वाई उनकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे डिक्लाइन करती है। तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने मेंटल हेल्थ को जानने के लिए देखा कि यार कितना बच्चा फोकस कर पाता है, चीज़ों को पढ़ पाता है, समझ पाता है, डिसीजन मेकिंग उसकी कैसी है। उसी तरह से लोगों के साथ उसका रिश्ता कैसा है, कितना ज़्यादा वो लोगों के लिए एम्पैथेटिक है, इमोशनल कैपेसिटी उसमें है या नहीं है। और देखो, ये चीज़ें आजकल के बच्चों में एग्जिस्ट करना बंद कर चुकी हैं। अटेंशन स्पैन बिल्कुल जीरो हो चुका है। 5 सेकंड की रील ये देख नहीं पाते, उसमें भी लिखना पड़ता है कि यार वॉच द वीडियो टिल द एंड, है ना। उतनी वो अटेंशन स्पैन रहा ही नहीं किसी का। एट द सेम टाइम अच्छे दोस्तों के साथ रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। उसका रीजन यही है कि दोस्त बन ही नहीं पा रहे। सारी चीजें आप ऑनलाइन दोस्त हैं, पर ऑफलाइन दोस्त हैं ही नहीं जो अपने आप में जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिक्लाइन है। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि मेंटल हेल्थ का डिक्लाइन होना हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे, कहाँ से आपका इकोनॉमिक आउटपुट आएगा। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि इसका वायलेंट क्राइम के साथ भी रेट लिंक है।
तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो लोग ज़्यादा होते हैं जो क्राइम रेट के अंदर या क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। और ये डिक्लाइन ही होता जा रहा है भाई, और आगे जाके हो सकता है आगे फर्दर जाके और ज़्यादा डिक्लाइन करे। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बच्चे और ज़्यादा इस तरह से होंगे। तो क्लियरली इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी अलग अलग रैंकिंग्स देखने के लिए देखा कि परिवार के साथ बॉन्ड्स कैसे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्मार्टफोन का एक्सपोजर वगैरह कितना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जब देखी तो पाया कि भारत का जो रैंक है वो 60 देखने को मिला। बाकी एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेन बात थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इंडिया को अच्छी सिचुएशन पता कहाँ पे आई कि भारत में चलो अभी भी परिवार के साथ थोड़ा हम बॉन्ड बना के चलते हैं, माता पिता का, अपने चाचा चाची का, या अपने जो और परिवार में लोग रहते हैं उनके साथ थोड़े बॉन्ड्स अच्छे होते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जैसे आजकल के टाइम के ऊपर इंटरनेट वाली सोसाइटीज जो आ गई हैं, उस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो यूथ है ना, उसमें ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब ये थे टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पीवीटीजीएस के रिगार्डिंग, इसको आप ट्राई करिएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंस के रिगार्डिंग, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस, ये हम हर साल बिल्कुल 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, कोई डाउट की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमने उसको अडॉप्ट किया था। इनफोर्स नहीं, अडॉप्ट किया था। इनफोर्स तो हुआ था 26 जनवरी को, अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर को। 26 नवंबर 2015 से हमने यहाँ पर ये जो 26 नवंबर के दिन है हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाली बात ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की चेयरमैनशिप के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी हमने सेटअप की थी। नहीं भाई नहीं, 26 नवंबर को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी वाली जो बात है ना, ये तो 1947 की बात है। 29 अगस्त 1947 को हमने यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप कर दी थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला ठीक है दूसरा गलत है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो था आपका जुडिशियल कस्टडी और के बारे में। देखो यार फर्क समझना, एक होती है आपकी पुलिस कस्टडी और एक होती है दोस्तों अपनी जुडिशियल कस्टडी। होता पता क्या है, जैसे नाम में ही है पुलिस कस्टडी, तो ये किसके कंट्रोल में रहेगा बंदा? वो पुलिस के कंट्रोल में रहेगा। जुडिशियल कस्टडी जब बात होगी ना, तो या तो कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, जो जब पुलिस कस्टडी होती है ना, तो बंदे को कहाँ रखा जाता है? उसको लॉकअप में रखा जाता है, जो पुलिस का लॉकअप होता है। जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल में रखा जाता है। क्यों रखते हैं सर पुलिस लॉकअप में अंदर? क्योंकि उस बंदे से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो होता है पुलिस लॉकअप में। पर अगर हमें सिर्फ उस बंदे को डिटेंशन करना होता है, उसको डिटेन करना होता है, तो वो जुडिशियल कस्टडी में होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटेरोगेशन की, तो जुडिशियल कस्टडी में इंटेरोगेशन अलाउड नहीं होती, पर जब हम बात करते हैं पुलिस कस्टडी की, वहां पर इंटेरोगेशन जो है वो अलाउड होती है। अगर ये कुछ बेसिक बातें आपको पता है ना दोनों का डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर ले जाओगे। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि एक मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है। हाँ यहाँ तक बात ठीक है, पर देखो पूरी लाइन पढ़ो, और कह रहा है कि ऐसे बंदे को हम पुलिस स्टेशन में रखते हैं। नहीं भाई, ऐसे बंदे को हम जेल में रखते हैं, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस कस्टडी में पुलिस में रखेंगे ना, आप इसको लॉजिकली देखो ना, तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कह रहा है जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होता है वो इंटेरोगेट नहीं कर सकता बिना कोर्ट के अप्रूवल के। यस दैट इज करेक्ट, इसलिए सेकंड इज राइट। तो दैट इज वाई आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था मैंने आपको एप्स्टीन बार वायरस के बारे में, तो यस ये अपने आप में हर्पिस वायरस है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी जो स्पीकर ऑफ द नेक्स्ट मेडल है, ये सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें न्यूज में देखने को मिलता है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।